आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। राजस्थान हिस्ट्री का प्राचीन सभ्यताओं का पार्ट है आहड़ सभ्यता। और इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, और आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं राजस्थान के इतिहास में। तो आहड़ सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में विकसित हुई, किस नदी के किनारे और कब विकसित हुई है, और प्राचीन सभ्यता आहड़ कि उत्खनन और खोज करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे लोग प्रोफेसर थे जिन्होंने इस सभ्यता की खुदाई का कार्य करवाया, इनकी जिनके नेतृत्व में कार्य संचालित हुआ। इसके साथ साथ कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण, यानी कि उस समय के समाज और व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को जानने में जो कारगर सिद्ध होते हैं, उनकी हम बात करेंगे एक एक करके। और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि एग्जाम में आने वाले सारे हमारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। हम टू द पॉइंट चलेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो सकते हैं। आहड़ सभ्यताएं जो है उनकी मोटी मोटी जो विशेषताएं हैं वो प्रायकर एग्जाम में पूछी जाती है, और उत्खनन कार्य करवाने वाले और लोकेशन प्रायकर पूछी जाती है। कई बार मैप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से मैप का मानचित्र का क्वेश्चन बनता है, और सभ्यताओं को हमें ढूंढना पड़ता है कि मानचित्र में वो सभ्यता कहाँ है। तो आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में विकसित हुई थी, और आज से 4000 वर्ष पहले आहड़ सभ्यता उदयपुर में इस प्रकार से विकसित हुई। तो यहाँ पर हम आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ ये है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गोगुंदा। गोगुंदा पहाड़ियाँ पड़ती है कहाँ पर? उदयपुर में। यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आयड़ नदी। उस नदी का नाम क्या है? आयड़। और इस आयड़ नदी के कारण ही इस सभ्यता का नाम आहड़ पड़ा। यानी कि प्राचीन काल में इसको आयड़ कहा जाता था, आहड़ कहा जाता था। आजकल ये जो नदी है यहाँ से जब निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो उदयपुर में उदय सागर झील में ये नदी गिरती है। उदय सागर झील का निर्माण 1559 को महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया, और उसी दौरान उदयपुर शहर को भी बसाया था उदय सिंह ने। तो ये जो नदी है, इस नदी के किनारे ही यहाँ पर इस झील का निर्माण हुआ है। और अब यहाँ से नदी निकलती है झील के बाद, तब इस नदी को कहते हैं बेड़च नदी। तब इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। और ये बेड़च नदी आगे चित्तौड़गढ़ में जाकर गंभीरी नदी में मिल जाती है। यानी कि बेड़च और गंभीरी का संगम बनता है, जहां पर चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है। तो इस प्रकार से गोगुंदा की इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और यहां इस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई 4000 वर्ष पहले। गोगुंदा के बारे में अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो यहां पर इन पहाड़ियों के पास एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी युद्ध। ये हल्दी घाटी भी कहलाती है। हालांकि हल्दी घाटी राजसमंद में पड़ता है, तो गोगुंदा की पहाड़ियां जो है वो राजसमंद के नजदीक पड़ती है। और 18 जून 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जो अनिर्णायक सिद्ध हुआ। और इस युद्ध के बारे में यहाँ एक पुस्तक का अगर हम जिक्र करें, मुंतफाक उल तारीख, दोबारा सुने पुस्तक का नाम मुंतफाक उल तारीख। ये पुस्तक है बदायूनी खां। किसकी है? बदायूनी खां। बदायूनी खां अपनी इस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो अब हम देखो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सभ्यता आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के आसपास की जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो गोगुंदा से निकलने वाली आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पहले विकसित हुई। तो अगर हम बात करें इस सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य किसने करवाया,
उत्खनन कार्य इसका सबसे पहले 1953 में हुआ है और उसके बाद में 1956 में इसका हुआ है, उसके बाद में 1961 में। इस प्रकार से 3 अलग अलग चरणों में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। यहां पर 1953 में उत्खनन कार्य सबसे पहले करवाया गया था अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। प्रोफेसर अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में सबसे पहले 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया। 1956 में यहां पर रतन चंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल, इनके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। 1961 में HD सांकलिया, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, यानी कि उनका नाम है HD सांकलिया, का पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांकलिया, यानी कि HD सांकलिया, इनके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता की खुदाई का कार्य हुआ था। पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसमुख धीरजलाल सांकलिया, HD सांकलिया। तो ये वो 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य से जुड़े हुए प्रमुख प्रोफेसर की पहचान कीजिए। तो ये 3 हैं और तीनों से बाहर कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बनता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो आहड़ सभ्यता है, आहड़, इसके प्राचीन नाम क्या मिलते हैं? यहां पर कई अलग अलग प्राचीन नामों से भी जाना जाता है। इसको धूलकोट, आसपास में बहुत ज्यादा धूल और रेत के टीलों के कारण इसका नाम धूलकोट पड़ा। उसके बाद में यहां पर इसका नाम मिलता है ताम्रनगरी। ताम्र प्रगलन की भट्टियां बड़े स्तर पर प्राप्त हुई है और ताम्र उपकरण प्राप्त होने और ताम्र कारखानों की उपलब्धता, प्राचीन कारखानों की उपलब्धता के कारण इसे ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और बनास नदी के किनारे आसपास होने के कारण यहां पर इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगाटपुर भी इसका प्राचीन नाम मिलता है, अगाटपुर। इस प्रकार से आहड़ सभ्यता के प्राचीन नामों या उपनामों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहां हम अब बात करेंगे कि आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है कि उस समय 4000 वर्ष पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी, लोगों के पास में जीवन यापन करने के साधन किस प्रकार के थे, उनके पास किस प्रकार के रोजगार हुआ करते थे, कृषि के ऊपर निर्भरता कितनी थी, व्यापार पर निर्भरता कितनी थी, दूसरे देशों के साथ क्या उनके संबंध थे या केवल अपनी बंद इकोनॉमी में ही वो सिमटे हुए थे जैसे उत्तर कोरिया है। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हमें होती है उन साक्ष्यों के आधार पर। तो उन साक्ष्यों की बात करेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य यहां से पाए गए हैं। तो साक्ष्यों की हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन सी चीजें मिली है। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ताम्र प्रगलन भट्टी के बारे में, कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहां से ताम्र प्रगलन भट्टियां बड़े स्तर पर पाई गई है। ताम्र प्रगलन यानी कि तांबे को गलाने की भट्टियां। अब तांबे को गलाने की भट्टी मिली है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां तांबे के उपकरण बनते थे, तांबे के औजार, तांबे के बर्तन बनते थे। और तांबे के बर्तन बनते हैं तो इसका मतलब ये लोग व्यापारी थे, और व्यापारी थे तो इसका मतलब है दूसरे देशों के साथ और दूसरे राज्यों के साथ इनका संबंध था। यहां पर व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और यहां की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहां का समाज जो है वो व्यापार प्रधान समाज भी माना जाता है।
तो ताम्र प्रगलन की भट्टियां बड़े स्तर पर प्राप्त होने के कारण ही, जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया। यहां पर बड़े स्तर पर ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। ताम्र मुद्राएं यानी कि तांबे के सिक्के मिले हैं। अब कुछ सिक्के तो इस प्रकार के हैं कि उनके ऊपर ऐसे चित्र मिले हैं, भगवान शंकर के संकेत देते हैं और यूनानी देवता अपोलो का भी संकेत देते हैं। यहाँ पर जो हमें तांबे की मुद्राएं मिली है, एक मुद्रा इस प्रकार से मिली है कि उस मुद्रा के ऊपर अपोलो देवता है। अपोलो देवता, ये अपोलो है और उसी मुद्रा के बैक साइड में इसके पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल है। एक साइड में भगवान शंकर का त्रिशूल है और एक साइड में यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और एक साइड में त्रिशूल है। इस प्रकार का सिक्का हमें मिला है आहड़ सभ्यता से। और इस सिक्के से क्या पता लगता है? इस सिक्के से पता लगता है कि हमारा दूसरे देशों के साथ, विदेशों के साथ संबंध बहुत मधुर था। मधुर संबंध आज भी यूनान के साथ में, यूरोपियन देशों के साथ में हमारा व्यापार होता है। मध्यकाल में भी होता था, प्राचीन काल में भी होता है और वर्तमान में भी होता है। ब्रिटिश काल में भी बड़े स्तर पर व्यापार होता था और प्राचीन काल में ये व्यापार का ही तो संकेत है। ये सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक और राजनीतिक संकेत देता है। इस प्रकार के यूनानी देवताओं के सिक्कों के ऊपर चित्र बनाना। तो तांबे की इस प्रकार से बड़े स्तर पर मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है और उनके ऊपर ऐसे सिक्के हमें मिले हैं, भगवान शंकर का त्रिशूल और अपोलो, भगवान अपोलो के चित्र। एक बेल मिला है जिसे बनासियल बुल नाम दिया गया है। बेल, बनासियल बुल यानी कि बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है और बनासियल यानी कि बना सभ्यता के टाइप का इस प्रकार सा अलग टाइप का बेल था। और बेल की मूर्ति का मतलब गाय और बेल, और इनको पवित्र माना जाता था। ये पूजनीय थे और अर्थव्यवस्था में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। पशुपालन और पशु पूजा ये अपने कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के संकेत है। यानी कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसमें पशुपालन इंक्लूड होता है। तो कृषि प्रधान भी था, इससे बनासिल बुल से प्राप्त होता है। यहां से हमें संकेत मिलता है संयुक्त परिवार की, क्योंकि सामूहिक चूल्हे यहां से प्राप्त हुए हैं। सामूहिक चूल्हे यानी कि घरों में इस प्रकार से कहीं पर 5, कहीं पर 6, 7 इस प्रकार से चूल्हे यहां पर मिले हैं। और आप एक बार सोच कर देखना आपके घर में कितने चूल्हे हैं। 1 या 2 हाईएस्ट, या कोई छोटा सा बड़ा परिवार होगा तो 3 चूल्हे हो सकते हैं। लेकिन यहां पर 8-8, 6-6, 7-7 चूल्हे घरों के अंदर इस प्रकार से बने हुए पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि यह संयुक्त परिवार था। सामूहिक चूल्हे संयुक्त परिवार की ओर संकेत करता है। अभी आपने देखा होगा नागौर में एक फैमिली है जिसमें 60 लोग एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है। तो ये कहीं अगर इस प्रकार से संयुक्त परिवार मिलता है तो उनकी खबरें छपती हैं न्यूज़पेपर में और बड़े स्तर पर उनका लोग प्रचार भी करते हैं, आश्चर्य करते हैं, क्योंकि आज का ये युग भौतिकवादी युग है और हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं। पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको हम फॉलो करते हैं। और पश्चिमी देशों की संस्कृति में संयुक्त परिवार बिल्कुल नहीं है, अलग अलग लोग रहते हैं। सब लोग जॉब करते हैं, पति और पत्नी दोनों जॉब करेंगे और भी उनका परिवार वगैरह अलग होगा। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया और दोनों जॉब पर चले गए। ये वेस्टर्न कल्चर है और ये भारत के अंदर भी जो है पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो संयुक्त परिवार धीरे धीरे अभी समाप्त हो रहे हैं। तो यहां पर सामूहिक चूल्हे जो है संयुक्त परिवार की ओर संकेत करते हैं। यहां पर शव की बात करें तो कुछ इस प्रकार के शव के साक्ष्य मिले हैं जो गाड़े जाते थे। तो शव
गाड़ने की प्रथा थी। देखो, शव गाड़ा जाता है या जलाया जाता है, ये उनकी संस्कृति और पर्यावरण और वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। शव गाड़ने की प्रथा आहड़ सभ्यता में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हिंदुओं में शव को जलाया जाता है और मुसलमानों में शव को गाड़ा जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शव को जलाने के लिए आपको लकड़ियां चाहिए और लकड़ियों के लिए आपको पेड़ काटना पड़ेगा, और पेड़ आपके पास होंगे तभी तो पेड़ काटोगे। तो ये कह रहा है कि आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हो, वहां पर पेड़ पौधे खूब है, आप शव को जला सकते हो। इस्लाम में शव को गाड़ा जाता है क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति वहां हुई है अरब देशों में, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान है, पेड़ पौधे आसपास भी नहीं है। इसलिए वहां का कल्चर है ये कि वहां शव को गाड़ने की परंपरा स्टार्ट हुई, क्योंकि शव को जलाएंगे कैसे आप? पेड़ पौधे नहीं है, लकड़ियां नहीं, तो जलाओगे कैसे? तो इस्लाम की वो परंपरा अभी भी है। अगर इस्लाम उष्णकटिबंध में भी रहता है तो वहां पर भी वो शव को गाड़ते ही है। यहां राजस्थान में बिश्नोई समाज शव को गाड़ता है, शव को जलाता नहीं है। ये पर्यावरण हितैषी है। पर्यावरण हितैषी है क्योंकि शव को जलाने पर आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पेड़ों की वैसे भी कमी हो रही है, और जलवायु परिवर्तन के लिए ये पेड़ काटना भी शामिल है। जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो गर्मी बढ़ रही है, वो पेड़ों की कमी के कारण तो हो रहे हैं। आसपास पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और भौतिकतावादी जीवन ने इतने सारे इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो गया कि आसपास पेड़ का सफाई कर दिया, पेड़ पौधों को तो हम काट देते हैं। तो इसलिए यहां पर कहने का मतलब यह है कि आहड़ सभ्यता के लोग पर्यावरण हितैषी थे। इससे पता लगता है कि वो पेड़ पौधों को वेस्टेज नहीं करना चाहते थे, और लकड़ियां अगर होती थी तो उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करते कि वो कुछ अर्निंग कर पाए और समाज के हित में कुछ विशेष कार्य वो कर पाए। जैसे पक्के घर बनाने के लिए ईंटों को पकाना पड़ेगा, और ईंटें पकाने के लिए उनको लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। तो पक्का घर बनाने के लिए आप ईंट पकाओगे और ईंट पकाने के लिए आपको लकड़ी काटनी पड़ेगी। तो आप लकड़ी काट कर ईंट पकाइए ताकि आपका घर अच्छा बन जाए, मजबूत बन जाए, आप सुरक्षित रहो। तो शव को जलाने के लिए जो लकड़ी आप काट रहे हो उसको आप छोड़ दीजिए और दूसरे अन्य ऐसे कार्यों में इस्तेमाल कीजिए जो वैज्ञानिक है, जो तार्किक रूप से फैक्ट है। तो उसके आधार पर यहां पर शव गाड़ने की प्रथा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो यहां मुख्य रूप से ये विशेषताएं पाई गई है। अब देखो, आहड़ सभ्यता की तो विशेषता यही है। अब यहां पर एक अन्य जानकारी आपको होनी चाहिए जो इतिहास से जुड़ी हुई है। आहड़ जो है, आहड़ ये उदयपुर में है, और यहां मेवाड़ के दिवंगत राजाओं की छतरियां बनी हुई है। दिवंगत राजाओं की छतरियां और स्मारकें आहड़ में है, जिसमें यहां पर बीकानेर के अगर देखें तो देवीकुंड सागर का नाम आपने सुना होगा। बीकानेर का देवीकुंड सागर, यहां बीकानेर के दिवंगत राजाओं की समाधियां हैं। जयपुर में आपने सुना होगा, जयपुर में भी इस प्रकार से छतरियां बनी हुई है। जयपुर की छतरियों में, बीकानेर की छतरियों में, मेवाड़ की छतरियों में काफी कुछ जो है आपको समानताएं भी नजर आएगी और कुछ असमानताएं भी नजर आएगी। तो हम एक साथ एक बार बात कर लेते हैं। आहड़, आहड़ में छतरियां हैं मेवाड़ के दिवंगत राजाओं की। देवीकुंड सागर, देवीकुंड सागर में छतरियां हैं बीकानेर के दिवंगत राजाओं की। गेटोर, गेटोर में छतरियां हैं जयपुर के दिवंगत राजाओं की। तो मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, यहां पर देखो जयपुर की गेटोर छतरियों में ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। आपको पता होगा ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। जयपुर का एकमात्र ऐसा कछवाहा राजा जिसने आत्महत्या की थी, सुसाइड कर लिया था,
इसलिए उसकी छतरी गेटोर में नहीं है, उसको गेटोर में स्थान नहीं दिया गया, उसको काय राजा भी कहते हैं और बाकी सभी राजाओं की गेटोर में है। तो इसी प्रकार से देवीकुंड सागर बीकानेर के पास में है, सागर बीकानेर के पास में है, सागर रिडमलसर के पास में, और वहाँ देवीकुंड सागर में, वहाँ पर अगर कभी आपको मौका मिले बीकानेर जाने का तो आप ज़रूर जो है एक बार देवीकुंड सागर जाकर आएँ। 5 रुपये का टिकट लगता है। आपको इतिहास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ वहाँ पर मिलेगी और अच्छी अच्छी छतरियाँ और उनके मुख्य जो है कार्य और उनकी घटनाओं का भी जिक्र वहाँ पर मिलता है। तो ज़रूर आपको मौका मिले तो ऐसी जगह का आप भ्रमण अवश्य करें। अभी हम बात करेंगे अगली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने जो सभ्यताएं पढ़ी उसमें आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। तो गणेश्वर सभ्यता हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है और इसके बारे में हम बात करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, कौन से जिले में राजस्थान के, उसका लोकेशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे किस क्षेत्र में ये विकसित हुई और इसका उत्खनन कार्य खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता सीकर में विकसित हुई। ये है सीकर। सीकर में पहाड़ियां हैं, यहां पर खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? खंडेला की पहाड़ियां। और यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है कांतली नदी। नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। कांतली क्यों कहते हैं? देखो, कांतली नदी का नाम कांतली इसलिए पड़ा क्योंकि ये जहां से बहती है भूमि को काटते हुए बहती है। वर्षा ऋतु में यहां पर खूब सारा पानी बहता है और बड़े बड़े रेत की टीलों को काट देती है। तो इसको पहले लोग जो है काटने के कारण इसको काटली काटती कहते कहते कांतली कांतली करने लगे। अब हम तो नाम धीरे धीरे इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में रेवासा ग्राम, रेवासा, और रेवासा कहां पर पड़ता है? नीम का थाना, नीम का थाना सीकर। यहां पर यह सभ्यता विकसित हुई। खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली कांतली नदी के किनारे रेवासा ग्राम, नीम का थाना सीकर में यह सभ्यता प्राचीन काल में विकसित हुई थी। और इस सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें कि इसकी खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और खोज कब हुई थी, तो 1972 में इसकी खोज की थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल आहड़ के साथ साथ गणेश्वर सभ्यता से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया था 1977 में। उत्खनन कार्य यहां पर करवाया गया। उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य। खुदाई के कार्य में यहां पर रतन चंद्र भी शामिल थे, रतन चंद्र अग्रवाल, और दूसरे यहां पर शामिल थे विजय कुमार। ये भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर थे। इनके नेतृत्व में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया। अब हम बात करेंगे कि इस गणेश्वर सभ्यता से कौन कौन सी खास खास विशेषताएं हमें पाई हैं और उसके साथ साथ इसके उपनाम भी मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी का मतलब यह है कि इस देश के अंदर प्राचीन काल में तांबे का एक्सपोर्ट गणेश्वर से होता था। आज भी इसके आसपास देखो, सीकर और झुंझुनू में तांबे की बहुत जो है बड़ी खनन यहाँ पर है, खदान है, पट्टी है तांबे की, और झुंझुनू का खेतड़ी तो तांबे के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से तांबे का जो है उत्खनन कार्य यहाँ से हो रहा था और तांबे के उपकरण यहाँ से बड़े स्तर पर मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। और गणेश्वर से भारत के अन्य क्षेत्रों की जो सभ्यताएं थी प्राचीन काल में, वह तांबा बेचा जाता था। इसलिए कहते हैं कि गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी है, ताम्र सभ्यताओं की जननी है।
इसके अलावा यहां पर इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। एक नाम आता है पुरातत्व का पुष्कर। और ताम्र सभ्यताओं की जननी, मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ताम्र सभ्यताओं की जननी और पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर जिस प्रकार से धार्मिक और पवित्र स्थलों में पुष्कर का महत्व है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में गणेश्वर सभ्यता से तांबे के कारण जो है इसको प्रसिद्धि मिली। और जहां जहां पर तांबा इस्तेमाल होता था वहां वहां पर यहां गणेश्वर का नाम लिया जाता था, इसलिए इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता से हमें तांबे के बहुत बड़े स्तर पर उपकरण मिले हैं। ताम्र उपकरण मिले हैं, तांबे के औजार बड़े स्तर पर हमें प्राप्त हुए हैं, तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक मछली पकड़ने का कांटा यहां पर मिला है। मछली पकड़ने का कांटा ये इशारा करता है कि उस समय कांतली नदी बहुत बड़े स्तर पर बहती थी, खूब सारा पानी था और मछली पकड़ना यहां के लोगों का एक व्यवसाय था। यानी कि अर्थव्यवस्था में मछली पालन भी शामिल था। ये मछली पकड़ने के कांटा ये बताता है। यहां पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध यानी कि डैम। आजकल ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां पर पानी की बहुत बड़ी कमी है। उस समय पानी इतना था इन नदियों के अंदर कि डैम बनाकर पानी को रोका जाता था। डैम बनाने पड़ते थे, बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें बनानी पड़ती थी पानी को रोकने के लिए, नहीं तो बाढ़ आ जाती थी। इतना पानी था उस समय, लेकिन आज पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है यहाँ। तो ताम्र उपकरण, मछली पकड़ने के कांटा, पत्थर के बांध और पूजा की थालियां जो तांबे की होती है, इस टाइप के बहुत सारे उपकरण, बर्तन, औजार वगैरह ताम्र से, गणेश्वर सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। तो ये है गणेश्वर सभ्यता। अब देखो गणेश्वर सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक तो यहां से खोज का पूछा जाएगा कि खोज किसने की थी। तो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी। और उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार दोनों के नेतृत्व में 1977 में इसका खुदाई का कार्य हुआ। और खुदाई में हमें क्या मिला? ये बहुत सारी चीजें मिली खुदाई के अंदर। और अगर पूछा जाए तो कांतली नदी का पूछा जा सकता है कि कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां पर है और ये कहां पर विलीन हो जाती है। कांतली नदी सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और सीकर और झुंझुनू में बहते हुए झुंझुनू की सीमा, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर झुंझुनू के अंदर ही विलीन हो जाती है और अंतः प्रवाह की नदी भी इसको कहते हैं। 100 किलोमीटर लगभग ये नदी बहती है और वर्षा ऋतु में वहां तक ये 100 किलोमीटर बहती है। बाकी पानी की कमी होती है तो ये 50 में समिट जाती है, क्योंकि वर्षवाहिनी नदियां हैं ये। तो रेवासा, नीम का थाना, सीकर। चलिए, तो ये थी गणेश्वर सभ्यता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।